हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान में, जिसमें आज हम जो सेकंड चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का ही उसी का सेकंड पार्ट है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी चैप्टर्स को आपको इसी तरीके से नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज का जो टॉपिक है वो है बिल ऑफ राइट्स, यानी जिसको हम ये कह सकते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। बोथ दीज एग्जाम्पल, जो हमने कल दो स्टोरीज जो पढ़ी थी उनके बारे में, उससे ही हमें ये समझ में आता है कि राइट्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करना और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक्चुअली जो इम्प्लीकेशंस हुआ है, इम्प्लीमेंटेशंस हुआ है उन राइट्स का, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। इसीलिए ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल हैज़ सर्टेन राइट्स। देश के उसके कंट्री के जितने भी नागरिक होते हैं उनके अपने अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है सारी चीज़ों को। प्रैक्टिस इन ए मोस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें मेंशन है। लेकिन अगर हम दूसरी ऐसी कंट्री जहाँ पर किंग रूलर वगैरह हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ भी इस तरीके से मेंशन नहीं होता है। यानी इंडिविजुअल जो व्यक्ति होता है, कौन कौन से उसको राइट्स मिलेंगे, उसको गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, ऐसा कोई इंश्योर नहीं किया गया है। पर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें है वो एक ऐसे गारंटी दे रहा है आपको, एक सुरक्षित, एक संरक्षित अधिकारों की, आपके राइट्स को लिस्टेड किया गया है। इसी चीज़ को ही हमने बिल ऑफ राइट्स कहा है। ज़्यादातर जो राइट्स हैं उनको एक अरेंज करने के बाद, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने कर रखा है, तो उन सारी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है। तो जो ये घोषणा पत्र है, जो ये बिल है, सरकार को सिटीज़न के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से भी रोकता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ कंट्रोल पावर आ जाती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए भी हमारे पास तरीके हैं कि जहाँ पर हम इस चीज़ की अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम होम डज ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीज़न के जो राइट्स हैं, अधिकारों को किससे सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो राइट्स जो है ऑफ ए पर्सन में बी थ्रेटन्ड, जहाँ से नागरिक है, हमारे सिटीज़न है, उनके राइट्स को किसी और व्यक्ति से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से खतरा होगा, उनसे हमें प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ऐसी जो सिचुएशन में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी हमें प्रोटेक्शंस वगैरह दी जानी है, उस प्रदान की जानी की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं या नेसेसरी हैं, वो सब हमें मिलती हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उसके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही प्रतिबद्ध हो। ये हमारी गवर्नमेंट को हमने इंश्योर कर रखा है कि नहीं, आपको सबका ही ध्यान रखना है, ऑल आर इक्वल। इसके अलावा भी ये है कि जो गवर्नमेंट है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे आपकी लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी है एंड लेजिस्लेचर है। ये सारी उसमें मेंशन है, जुडिशरी वगैरह। अपने कार्य को अच्छे तरीके से करने के लिए इन सब के ऊपर प्रोसीजर दे रखा है कि किसको किस तरीके से फंक्शन करना है। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें फंडामेंटल राइट्स अभी देखो इजीली तो बने ही नहीं है। हमने जैसे पहले भी पढ़ा है फर्स्ट वाले चैप्टर में भी कि इनको बनाने में बहुत लंबा प्रोसीजर रहा है। हर कंट्री का हमने अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत लंबे स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, जिसमें लीडर्स, जितने भी हमारे फ्रीडम लीडर्स थे, उनके अधिकारों को उन्होंने इन अधिकारों को उन्होंने समझा था और इसी की ही डिमांड उन्होंने करी थी। ब्रिटिशर्स जो थे वो ये चाहते थे कि जो हमारी जनता है उनको ऐसा कोई राइट नहीं मिलना चाहिए जैसे आपको रिस्पेक्ट का है, तो वो ऐसा कोई किसी भी तरीके का आपको कोई राइट्स नहीं मिलना चाहिए। लेकिन 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने एक कमेटी में जो मोतीलाल नेहरू जो कमेटी थी, उन्होंने ही बिल ऑफ राइट्स की डिमांड की थी। यह एक मतलब स्वतंत्रता जो हमें मिली थी, फ्रीडम हमें मिला था कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर में, जो मेकिंग ऑफ प्रोसीजर था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इन सारी बातों को इंक्लूड किया गया था जो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने डिमांड करी थी। और उन्हें सुरक्षित करने पर भी सबकी सेम डिसीज़न था कि हाँ, इसको हमें संभाल कर भी रखना है अच्छे से, सबकी ओपिनियन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो उन राइट्स को लिस्टेड किया गया जहाँ जिन्हें सुरक्षा देनी थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स, जिसे ही हमने फंडामेंटल राइट्स की
डेफिनेशन कह लो, वो दी गई है। The word fundamental suggested that these rights are so important that the constitution, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि फंडामेंटल राइट्स मीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिस्टेड किया है और उनकी सुरक्षा के लिए हमने स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं। और वो इतने इम्पॉर्टेंट है कि जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेल्फ ये डिसाइड करता है कि जो गवर्नमेंट है वो भी इसका किसी भी तरीके से वॉयलेट ना करे, किसी भी तरीके से उल्लंघन ना करे, किसी भी कैंडिडेट का या किसी का नुकसान ना हो। फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स। ऑब्वियस है भाई, फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे जो इतने अदर तरीके के जो राइट्स हैं उन सबसे अलग हैं। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो सिंपल राइट्स हैं, लॉ है, राइट्स हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए भी लागू करने के लिए एक अलग तरीके की हमने लॉज और प्रोविजंस को अडॉप्ट किया हुआ है। उसी तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें एक तरीके की इंश्योर करता है भाई कि आपकी जो सुरक्षा है स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन करता है, क्योंकि उसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है कि अगर आपको साथ कुछ गलत हुआ तो आप पुलिस में जा सकते हो। तो जितने भी इस तरीके की प्रोसीजर्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें चेंजेस के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दे रखा है। भाई ज़रूरत के हिसाब से हमने उन चीज़ों को आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का दे रखा है, क्योंकि वो भी एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पर एक बहुत लंबे समय के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो दिसंबर 1996 में लागू हुआ। और इसे तब बनाया और लागू किया गया था जब वहाँ पर अपार्थी सिस्टम के सरकार के हटने के बाद, क्योंकि वही था बेसिक प्रॉब्लम वहाँ पर, अपार्थी सिस्टम। फिर वहाँ पे उनके जो बिल ऑफ राइट्स जो बनाया था साउथ अफ्रीका का, उसमें उन्होंने सारी चीज़ों को ध्यान रखा गया जहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो उन्होंने अपने लिए जो सारी चीज़ें दी गई हैं जैसे राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, इन सारी बातों को उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। अब है ये राइट टू इक्वलिटी। भाई आपको इन सब चीज़ों को सोचने के लिए यहाँ पे दो स्टोरी बता रखी है। जैसे एक सुदेश कुमार है, वो अपने गांव गए और उसके साथ तो उसका एक दोस्त भी था। गांव में एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। तो क्या होता है कि जो दुकानदार होता है ना, शॉपकीपर, वो अपनी जो कंट्री में आके भाई कुमार को एक जानता था कि उसके जो मित्र की जाति क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका। तो उसके बाद क्या किया, जो शॉपकीपर था उसने सुदेश कुमार को एक सुंदर से टी कप में चाय ना देकर उसको कुल्हड़ में चाय दी, बिकॉज ऑफ ही इज बिलोंग फ्रॉम दलित कम्युनिटी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था कि नहीं, आपको एक अच्छे कप में चाय ना देकर एक ऑर्डिनरी कप में चाय दे दी गई। उसी तरीके से एक सेकंड भी दे रखा है कि जो टेलीविज़न है और टेलीविज़न चैनल में जो न्यूज़ आते हैं, न्यूज़ पढ़ने वाले जो कुल 10 मेंबर्स में से केवल 4 को ही एक आदेश दिया गया था कि वे समाचार ना पढ़े, क्योंकि वे सभी क्या थी, फीमेल्स थी। तो यानी एक फ़ीमेल होना भी गलत हो गया कि आपको न्यूज़ नहीं पढ़ सकते। इसका कारण यह बताया गया था कि जो सभी 45 ईयर्स की जो उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, यानी एक एज कंप्लीट कर चुके हैं, जिस वजह से, और दूसरा क्या, बाकी के वो पुरुष भी थे, मेल थे, जिस वजह से उनको ये सारे राइट्स थे। तो यहाँ पर क्या, दोनों एग्जांपल्स में आपको इक्वलिटी का देख रहे हो कि वहाँ पे वायलेंट हो रहा है, आपके समानता का अधिकार का नुकसान हो रहा है। ये एक पूरा चार्ट बना हुआ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, जिसमें जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, ये हमारे पार्ट 3 में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम है, एंड साथ में हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये सारी स्पेसिफिक दे रखी हैं। इनको ही हम आगे चलकर हम ब्रीफ में अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। तो ये आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। 3rd पार्ट में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।